हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और उसका कारण ये है कि जैसा कि आप देख सकते हो हमारा सेटअप चेंज है, लोकेशन थोड़ी चेंज है, जिसकी वजह से वीडियोस बनाने में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और डिले हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि जिस ट्रैक पे हम थे उस पर जल्दी से वापस आ पाएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब वीडियोज़ नहीं आएंगी। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही, क्या आप अब यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे हम लोग की पढ़ाई होगी। ऑलरेडी आप सबको पता है, मैंने आप लोग के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है टू द पॉइंट, उसको भी ज़रूर से चेकआउट करें जब तक कि नई क्लासेस आती हैं। तो आज की जो क्लास है, जो हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे, उसका अगला भाग है और आज हम लोग फैलेसीज की बात करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग में। और जैसा आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके हम टू द पॉइंट ही लेक्चर बनाते हैं और उन्हीं फैलेसीज की बात करेंगे जिसपे कि ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। और इन सारी फैलेसीज को ध्यान से देख लेना और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेटेस्ट वाले, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस पे बन करके आए हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लो भाई। यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर मिलते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं दिन में 2 बार, जिससे एग्जाम से पहले आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज की। और फैलेसीज की लेटेस्ट पैटर्न पे बात करें तो अब इससे सबसे ज्यादा, जी हाँ, सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वो फैलेसीज से आने लगे हैं। और कई नई नई प्रकार की फैलेसीज से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। प्लस आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक प्रैक्टिकल स्टोरी आपको दी जा रही है और आपको ये बोला जा रहा है कि बताओ भाई इसके अंदर कौन सी फैलेसी लगी है। तो अगर आपको अच्छे से मीनिंग नहीं पता है किसी फैलेसी का तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है बन करके आ रहा है। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फैलेसी होती क्या है, लॉजिकल फैलेसी होती क्या है। तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, लॉजिकल फैलेसी क्या है? एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट है दैट मे साउंड कन्विंसिंग और ट्रू बट इज एक्चुअली फ्लॉड। इसको समझने के लिए अपने लॉजिकल रीजनिंग पे के पहले लेक्चर पे चलते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर था स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था कि आर्ग्यूमेंट का यूज हम करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए या कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, कि कोई बात क्यों करनी चाहिए या किसी बात का क्या निष्कर्ष निकलता है, इसको बताने के लिए हम जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जिसमें एक होता है प्रीमाइस और प्रीमाइस के आधार पर निकल के आता है निष्कर्ष या कंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया होती है आर्गुमेंट बनाने की, इसमें हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आर्गुमेंट सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, ये निष्कर्ष सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली इस आर्गुमेंट में एक फ्लॉ होता है, गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से सुनने में हमें लग रहा है हाँ भाई सही बात है, लेकिन ये आर्गुमेंट जो है बिल्कुल ही बेबुनियाद होता है और इसमें गलती होती है। इन्हीं गलतियों को हम बोलते हैं फैलेसीज, है ना। कि जो आर्गुमेंट है सुनने में सही लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी हम बोलेंगे कि इस आर्गुमेंट में क्या है, फैलेसीज है ना। तो क्यों होती हैं ये फैलेसीज? तो यहाँ लिखा है जैसे पीपल में कमिट लॉजिकल फैलेसी अनइंटेंशनली ड्यू टू पुअर रीजनिंग। तो लॉजिक में जब फैलेसी हो जाए, बोलने के तर्क में जब गलती हो जाए, तो 2 कारणों से हो सकती है। सबसे पहले तो व्यक्ति जो है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है या दिमाग से बहुत समझदार नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस पुअर है। और या फिर इंटेंशनली हो सकता है टू मैनिपुलेट अदर्स। और जो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही शाना है, कुछ ज्यादा ही समझदार है, तो वो जानबूझ के भी फैलेसी वाले लॉजिकल आर्गुमेंट्स को यूज करता है ताकि जो भोली वाली जनता है उसे वो मैनिपुलेट कर पाए, उसको कुछ ऐसी बातें मनवा पाए जो कि सही नहीं है ना। तो इस वजह से कभी कभी लॉजिकल फैलेसीज होती हैं। तो जनरली आप जो पॉलिटिकल स्पीच वगैरह देखते हो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे भाषण में बातें मिल जाएंगी जो कि लॉजिकल फैलेसीज से भरी होती हैं, बट जो जनता है कभी कभी उसको नहीं समझ पाती है, या मीडिया में आपको बहुत टाइम ऐसी फैलेसीज दिखाई देंगी जिसको हम अभी पढ़ने भी वाले हैं, रियल लाइफ से रिलेट भी करने वाले हैं। ओके, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है हमारे फुल कोर्सेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी चलती है और इस समय बहुत बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
इससे रिलेटेड जो ज़्यादातर जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में है, और प्लस ये व्हाट्सएप का नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए और फ्री डेमो के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इन फैलेसीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो बेसिकली फैलेसीज हैं इनको हम कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज। तो इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होता है? वो फैलेसीज जो कि आर्गुमेंट में एक जो इनकरेक्ट जो हमारे पास आर्गुमेंट है उसमें जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है अगर किसी प्रकार से गड़बड़ है ना, या फिर जो कंटेंट है उस आर्गुमेंट में जो डेटा हमने लिया है अगर उसमें किसी प्रकार का फ्लॉ है, तो इससे जो फैलेसी बनती है वो होती है इनफॉर्मल फैलेसी। तो बेसिकली फैलेसी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फॉर्मल फैलेसी और एक होती है इनफॉर्मल फैलेसी। तो जैसा इस नाम से ही हमें क्लियर है, फॉर्मल का मतलब होता है जहां पे फॉर्म की गड़बड़ी हो, जहां पे स्ट्रक्चर की गड़बड़ी हो किसी आर्गुमेंट के अंदर। तो फॉर्मल फैलेसी वो है जिसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है? स्ट्रक्चर में है, ढांचे में है। इनफॉर्मल फैलेसी क्या है? जहां गड़बड़ी जो है कंटेंट में है, ढांचा हो सकता है सही हो, लेकिन यहां गड़बड़ी कंटेंट में है और यहां गड़बड़ी स्ट्रक्चर में है। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या याद रखने हैं, जो लाइन से मैं आपको इतनी इनफॉर्मल फैलेसीज बताने वाला हूं इनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जो भी चीजें आए वो आप बड़े आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर लो। इसी के साथ ही साथ ये जो फैलेसीज की हम बात करने वाले हैं इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स भी वही देने वाला हूं जिसपे कि क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया होता रहे कि किस प्रकार का पैटर्न जो है वो सेट होता रहता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पहली फैलेसी की, पहली इनफॉर्मल फैलेसी की, जो कि है वीक एनोलॉजी या फाल्स एनोलॉजी। तो एनोलॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन। जैसे इंडियन लॉजिक में हमने उपमान पढ़ा था, तो उपमान का मतलब है कंपैरिजन, जब हम दो चीजों को कंपेयर करके एक नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इंग्लिश में या वेस्टर्न लॉजिक में इसी उपमान को हम लोग बोलते हैं एनोलॉजी। तो कहीं पे अगर एक जो एनोलॉजी है वो गलत तरीके से हो रही हो, दो बिल्कुल एकदम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल समान नहीं है, असमान दो वस्तुओं की जहां पे कंपैरिजन हो रही हो, ऐसा जो तर्क बनता है उसे हम कहते हैं वीक एनोलॉजी या फाल्स एनोलॉजी। इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है ऑफ कोर्स गन ओनरशिप शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड। यहां लिखा है बिल्कुल गन को रखना जो है इसको मना नहीं किया जाना चाहिए। यू कैन किल समवन विद अ हॉकी स्टिक, क्योंकि अगर मौत ही किसी की होनी है तो वो तो हॉकी की स्टिक से भी हो सकती है। बट नो वन प्रपोजेस बैन ओनरशिप ऑफ हॉकी स्टिक, लेकिन हॉकी स्टिक से भी किसी की भी मौत हो सकती है, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता कि हॉकी स्टिक को भी बैन करो। तो इसके तहत ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से गन को भी रखना जो है वो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए, वो निषेध नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ गन को कंपेयर किया जा रहा है हॉकी स्टिक से, है ना, कि जिस तरीके से हॉकी स्टिक के लिए कोई मना नहीं करता बैन करने का, मृत्यु तो हॉकी स्टिक से भी हो सकती है, उसी तरीके से गन को भी मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हॉकी स्टिक से भी मौत हो सकती है, गन से भी मौत हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, एक वीक एनोलॉजी है, एक गन की कंपैरिजन हॉकी से की जा रही है, जबकि हॉकी जो है उतना घातक नहीं है, गन अपने आप में बहुत ज्यादा घातक है। हॉकी एक प्लेइंग की चीज होती है, जबकि गन ऑब्वियसली किलिंग की चीज होती है। तो ऐसे गन को सीधा का सीधा हम हॉकी से कंपेयर करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो एक वीक कंपैरिजन या फाल्स एनोलॉजी या वीक एनोलॉजी की फैलेसी यहाँ पे है। एनोलॉजी फैलेसीज की खास बात ये होती है कि जो सुनने वाला होता है उसको बड़ा सही लगता है सुनने में कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है गड़बड़ियां होती हैं, उन्हीं गड़बड़ियों की हम लोग बात कर रहे हैं। अगली जो हमारी फैलेसी है, अगली हमारी जो इनफॉर्मल फैलेसी है वो है बैगिंग द क्वेश्चन या पेटिशियो प्रिंसिपी। बैगिंग द क्वेश्चन मतलब होता है कि जो आर्गुमेंट है उसमें प्रीमाइस के अंदर जो नॉलेज होती है वही नॉलेज कंक्लूजन में होती है, यानी प्रीमाइसेस से कोई नई जानकारी कंक्लूजन में नहीं निकल के आती है। जैसे यहां एग्जांपल देखें, लिखा है देयर इज नो सच थिंग एज दिस नॉलेज दैट कैनॉट बी कैरीड इनटू प्रैक्टिस। क्या कह रहा है, कैसे कोई भी ज्ञान नहीं है जिसको कि हम प्रैक्टिस में ना ला पाए। मतलब कि अगर कोई चीज है जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे तो मतलब उसको आप ज्ञान नहीं बोलेंगे। फॉर सच नॉलेज इज नो नॉलेज। फॉर का मतलब यहाँ बिकॉज है, यहाँ क्या कह रहा है, रीजन क्या दे रहा है कि भाई ऐसी नॉलेज के कोई मायने नहीं होते, है ना।
तो फॉर कभी कभी लिखते हैं, जो एक इंग्लिश लिखने का स्टाइल है, बिकॉज की जगह कभी कभी, तो कभी कभी आपको बिकॉज की जगह फॉर को भी देखना होगा। तो बिकॉज से पहले हमारा है असर्शन, बिकॉज के बाद है हमारी रीजन, और जो बात असर्शन में लिखी है वही बात रीजन में लिखी है। असर्शन में कह रहा है कि जो नॉलेज को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऐसी नॉलेज कभी नॉलेज होती ही नहीं है। तो बात तो वही है कि ये नॉलेज नॉलेज नहीं होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि गॉड जो है वो हर जगह प्रेजेंट, हर जगह समाया हुआ है, क्योंकि गॉड जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। तो अब जो प्रेमाइस में बोला गया वही कंक्लूजन में भी बोला गया, एक जगह बोला गया हर जगह विद्यमान है, एक जगह बोला गया ओमनी प्रेजेंट है, तो बात तो वही है। अगर मैं बोलूं कि सो मच न्यूज इज फेक बिकॉज देयर इज एवरीवेयर फेक न्यूज, तो ये भी बात वही है कि हर जगह फेक न्यूज है, क्योंकि भाई आजकल फेक न्यूज हर जगह है। तो कहीं पर भी जहां हमें कुछ नया निष्कर्ष निकल करके नहीं आ रहा, जो प्रेमाइस में है घूम करके वही कंक्लूजन में आ जा रहा है, तो ऐसी फैलेसी को हम बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि आईफोन जो है वो लार्जेस्ट सेलिंग फोन है क्योंकि सभी लोग उसे खरीदते हैं, तो यहां पर भी लार्जेस्ट सेलिंग का मतलब तो यही है कि सभी लोग उसे खरीदते हैं। कुल मिला के जो बात प्रेमाइस में है वही कंक्लूजन में है, या फिर उसको पलट के लिखें तो कुल मिला के जो बात असर्शन में है वही रीजन में है। तो ऐसी फैलेसी को हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। उसके बाद अगली फैलेसी है फॉल्स ऑल्टरनेटिव या डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है जब किसी का माइंड कंफ्यूज होता है दो ऑप्शन के बीच में कि ये करें या वो करें, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, तो उसको हम डिलेमा बोलते हैं। और फॉल्स ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि जब हमें लगता है कि यदि कोई व्यक्ति एक चीज को नहीं चुन रहा है तो इसका मतलब पक्का वो दूसरी चीज को चुनेगा। यानी कि दिमाग में हमारे कंफ्यूजन है कि किसी व्यक्ति के पास बस दो ही चॉइसेस हैं, अगर एक चीज वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो दूसरी ही चीज कर रहा होगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता कभी कभी। तो इसे हम कहते हैं फॉल्स ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल यहां देखें, लिखा है XYZ डज नॉट लव द चिल्ड्रेन, इट मीन्स ही हेट्स देम। यानी कोई व्यक्ति XYZ है और उसके बारे में ये बात पता है कि उसे बच्चों से कोई खासा प्यार नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ये समझ ले कि वह व्यक्ति बच्चों से नफरत करता है। देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति बच्चों से प्यार बहुत ज्यादा नहीं करता तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए कि वो उनसे नफरत करता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ना वो प्यार करता है ना वो बहुत नफरत करता है, वो बिल्कुल इनडिफरेंट रहता है, क्योंकि एक तीसरी चॉइस भी अवेलेबल है। लेकिन कभी कभी फैलेसी हो जाती है आर्गुमेंट में और हमको ये लगने लगता है कि यदि कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं करता है तो वो दूसरा ही कार्य जो है वो करता होगा। तो जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इट इज बेस्ड ऑन अ प्रीमाइस दैट एरोनसली लिमिट्स व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो कभी कभी हमारा दिमाग जो है ऑप्शंस को लिमिट कर देता है और हमें ऐसा लगता है कि बस इन्हीं ऑप्शंस के बीच में ही कोई बात होगी और कोई चॉइस हमें दिखती ही नहीं है। जैसे आपने मीडिया में देखा होगा कि जैसे मान लो दो पार्टीज हैं, मान लो एक पार्टी है बी और एक पार्टी है सी, है ना। कोई व्यक्ति जो है वो बी पार्टी को मान लो कुछ बुरा भला कह रहा है तो लोग उसको बोलने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो सी पार्टी का सपोर्टर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हो, लेकिन ये एक फैलेसी होती है जिससे लगता है कि अच्छा हाँ ये इस पार्टी के बारे की बुराई कर रहा है, इसका मतलब इसको इस पार्टी से फंडिंग आती होगी, या फिर ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ये इसका समर्थक होगा, जबकि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो ये होता है फॉल्स ऑल्टरनेटिव या फॉल्स डिलेमा, जब हमारे दिमाग में जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हमें लगते हैं लेकिन एक्चुअली में नहीं होते। ओके, अगली जो फैलेसी है वो है फॉल्स कॉज या इग्नोरेशियो एलएनजी। फॉल्स कॉज का मतलब है कि जब जो प्रीमाइस और कंक्लूजन है उनके बीच में कोई खासा रिलेशन नहीं होता है। प्रीमाइस में कोई और ही बात कही जा रही है और कंक्लूजन कुछ और ही निकाल दिया जा रहा है, तो उसको हम फॉल्स कॉज या इग्नोरेशियो एलएनजी की फैलेसी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सीधे एक एग्जाम्पल देखते हैं। The death penalty in certain Western countries has led to an increase in crime rate, leading to a greater number of inmates in the prison। क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो डेथ पेनल्टी दी जा रही है, यानी कि लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है, उससे क्या हुआ है कि क्राइम रेट बढ़ गया है ना। Therefore death penalty is not justifiable। और इसीलिए कह रहा है कि जो मौत की सजा है वो सही नहीं है, क्योंकि डेटा क्या दे रहा है कि जैसे जैसे मौत की सजा बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है,
क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं, इसलिए भाई डेथ की पेनल्टी गलत है, इसको हटा दो तो क्राइम रेट भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि डेथ पेनल्टी को यहाँ पे डेथ पेनल्टी का एक कोरिलेशन बिठाया जा रहा है क्राइम के साथ, कि डेथ पेनल्टी बढ़ रही है, देखो उसके साथ क्राइम भी बढ़ रहा है, डेथ पेनल्टी को खत्म कर दो तो क्राइम भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो कारण परिणाम का संबंध है, इनका कॉज एंड इफेक्ट का जो संबंध है वो सही नहीं है। डेथ पेनल्टी का क्राइम रेट के बढ़ने घटने से कोई भी संबंध हो सकता है, उल्टा हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। दो गलत चीजों को, दो गलत कारण परिणाम, गलत कॉज एंड इफेक्ट को लेकर के जब हम आर्ग्यूमेंट बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स कॉज आर्ग्यूमेंट, है ना। ओके, अगली फैलेसी देखते हैं जो कि है हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन से ही कोई क्लेम कर देते हैं। हमने कोई चीज को जीवन में 2-3 बार ही देखा है, लेकिन हम बिल्कुल एक नियम ही निकाल दें कि ऐसा ही होता है, तो उसको हम बोलेंगे हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी यंग लड़के को बाइक को बहुत तेज चलाते हुए देखा और उसने उसे देख के ही निष्कर्ष निकाल दिया कि आजकल के लड़के तो बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक हेस्टी जनरलाइजेशन। इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत बार ऐसा होते हुए नहीं देखा, 1-2 बार देख के ही सबके लिए जब हम कोई निष्कर्ष निकाल दें तो उसे हम हेस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नंबर 3 प्राइम नंबर है, नंबर 5 भी प्राइम नंबर है और नंबर 7 भी प्राइम नंबर है, और ये तीनों ऑड नंबर भी हैं। तो अगर हम केवल 3, 5 और 7 को देख करके ये निष्कर्ष निकाल दें कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो केवल 3, 5, 7 को देख के हम सारे नंबरों के बारे में नहीं कह सकते हैं कि सभी प्राइम नंबर हैं और सभी ऑड नंबर है ना, क्योंकि आगे जैसे जैसे नंबरिंग आगे बढ़ेगी बहुत सारे ऐसे ऑड नंबर होंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 7 के बाद ही 9 आ जाएगा, तो 9 जो है एक ऑड नंबर जरूर है लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो केवल 3, 5, 7 को देख के अगर हम सबके बारे में निष्कर्ष निकाल देंगे सारे नंबरों के बारे में तो वो गलत हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हेस्टी जनरलाइजेशन। उसके बाद है अपील टू इग्नोरेंस। हमें जब किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम उस बात को या तो सच मान लेते हैं या तो झूठ मान लेते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या होना चाहिए कि हमें नहीं पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जानकारी नहीं होती, जो हमारा इग्नोरेंस होता है, तो या तो हम उस बात को मान ही लेते हैं और या तो हम उस बात को नकार देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अपील टू इग्नोरेंस। एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। No one has shown the aliens did not create Mars, therefore Mars is created by alien. कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि एलियंस ने मार्स बनाया है या नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि एलियंस ने ही बनाया होगा। मतलब जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस है, और उसी से निष्कर्ष निकाल दिया कि मतलब एलियंस नहीं करा होगा। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, एफर्ट्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज टू प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द क्लेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बट हैव नॉट मेट एनी एक्सेस। ये लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी को जांचने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। Therefore we must conclude that astrology is nothing but nonsense। और इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी बेकार होता है। अब देखिए, जब इग्नोरेंस है कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनसे भी अभी तक नहीं मिल पाया कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है नहीं, तो निष्कर्ष में ये कैसे आ सकता है कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। मतलब निष्कर्ष तो होना चाहिए कि भाई अभी हमें नहीं पता है। तो अपील टू इग्नोरेंस मतलब जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है तो या तो हम उसे कंप्लीटली नकार दें या तो उसे एक्सेप्ट कर लें, जबकि वहां पे हमें इग्नोरेंट, अज्ञानी होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंक्लूजन निकल जाए। तो दैट इज कॉल्ड अपील टू इग्नोरेंस। अगला है एड होमिनेम या अगेंस्ट द मैन। ये क्या फैलेसी है? जब भी हम किसी व्यक्ति को पुट डाउन करने के लिए, उसके आर्गुमेंट को या क्वेश्चन को खारिज करने के लिए हम उस पर्सन के कैरेक्टर को जो है खराब करते हैं। कोई व्यक्ति हमसे क्वेश्चन पूछे, हमसे आर्गुमेंट की डिमांड करे और आर्गुमेंट हम ना दे करके उस पर्सन पे ही कीचड़ उछाल दें और इसे समझा जाए कि ये तो बहुत अच्छा आर्गुमेंट था, तो ये अच्छा आर्गुमेंट नहीं है, ये एक फ्लॉ है, ये पुअर इंटेलिजेंस का प्रतीक है या फिर मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है जब वो ऐसा करे, है ना। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है और घर में भी ऐसा होता है।
जैसे मान लो कभी आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो और आपको कोई बोल दे, कह रहे हो तुम तो चुप करो, सुबह 10 बजे उठते हो और ज्ञान की बातें कर रहे हो, आध्यात्म की बातें कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप बात कर रहे थे या जो आप प्रश्न पूछ रहे थे उसकी वैल्यू नहीं की गई, बल्कि अगेंस्ट द मैन, यानी कि कैरेक्टर पे ही सवाल उठा दिया गया कि अरे तुम खुद 10 बजे उठते हो, तुम क्या आध्यात्म की बातें करोगे। तो वैसे तो आप देखा जाए तो आध्यात्म की बातों का 10 बजे और 12 बजे उठने से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी एक व्यक्ति का जब कैरेक्टर खराब हो गया तो उसकी जो बात थी वो दब गई। और ऐसे किसी किसी कहीं कहीं पे आप देखते हो मीडिया वगैरह में इसे बहुत पुख्ता आर्गुमेंट के तरीके से यूज किया जाता है कि हाँ भाई ये तो बात सही। इसीलिए आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल न्यूज होती हैं या जो मीडिया में चीजें होती हैं तो कभी कभी किसी व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए उसके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उसकी बातें सुनना बंद कर दें या उसके जो प्रश्न है वो इनवैल्यूएबल हो जाए, है ना। तो ये एड होमिनेम की फैलेसी है। ओके, अगला है अपील टू मेजोरिटी या अपील टू पीपल या एड पॉपुलम फैलेसी या बैंडवैगन फैलेसी। नाम सारे याद रखना, इसी के काफी सारे नाम है। हिंदी में बोला जाए तो भेड़ चाल की फैलेसी, कि भाई सभी लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा, यानी लोग जो कर रहे हैं उसे देख करके आप मान लो कि यही सही होगा जो इतने लोग कर रहे हैं, भेड़ चाल। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑफ कोर्स XYZ पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू स्वीप द पोल्स इन द कमिंग इलेक्शंस। XYZ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अगले चुनाव में पक्का जीतने वाली है, बिकॉज एवरीबडी, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं। तो सभी के कहने पे जब आपको कोई बात सही लगने लगे और उसको आप मानने लगे तो वो क्या कहलाएगा, अपील टू मेजोरिटी, अपील टू पीपल, एड पॉपुलम फैलेसी या बैंडवैगन भेड़ चाल फैलेसी। ओके, अगला है हमारी फैलेसी चेन आर्गुमेंट या स्लिपरी स्लोप। चेन आर्गुमेंट या स्लिपरी स्लोप का मतलब है कि जब एक प्रीमाइस जो होता है वो दूसरे प्रीमाइस का कारण बनता है, फिर ये प्रीमाइस उसका कारण बनता है, फिर उसका कारण, उस तरीके से एक चेन ऑफ आर्गुमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, इफ यू डोंट स्टॉप फॉर गैस सून, अगर हम पेट्रोल भराने नहीं रुकते हैं बहुत ही जल्द, देन वी विल रन आउट ऑफ गैस, हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इफ वी रन आउट ऑफ गैस, अगर हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, वी विल बी लेट फॉर द वेडिंग, शादी के लिए हम लेट हो जाएंगे। देयरफॉर इफ वी डोंट स्टॉप फॉर गैस सून वी विल बी लेट फॉर द वेडिंग। और इसीलिए निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम जल्दी नहीं रुक के पेट्रोल भराएंगे तो हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं चेन ऑफ आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं एक के बाद एक, तो आप उसको स्लिपरी स्लोप भी बोल सकते हो या चेन आर्गुमेंट भी बोल सकते हो। अगली फैलेसी है अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अपील टू अथॉरिटी भी कभी कभी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फेमस सिंगर मिस्टर शांतनु सेज ABC टूथपेस्ट बूस्ट्स आवर इम्यूनिटी, देयरफॉर वी मस्ट बाय ABC टूथपेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की बात मानी जा रही है जो कि प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, या लिखा है कि कोई सिंगर है वो कह रहा है कि ये ABC टूथपेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो भैया ये सिंगर बोल रहा है तो सही कह रहा होगा। तो सिंगर जो है एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है टूथपेस्ट की क्वालिटी बताने के लिए। हाँ, गानों के बारे में बता सकता है, बट टूथपेस्ट के बारे में शायद वो एक सही अथॉरिटी नहीं है ये बताने की। लेकिन फिर भी होता है ना कि कोई हमारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं भाई ये देखो ये दिखा रहा है, ये कह रहा है ये सही है, तो मतलब सही ही होगा, है ना। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, करियर काउंसलर बन जाए और बहुत लोग उसे फॉलो भी करने लगे। वो क्यों? क्योंकि वो फैलेसी उनके दिमाग में, फॉलो करने वालों के दिमाग में कौन सी फैलेसी है, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि भाई क्रिकेटर जो है वो आपको करियर काउंसलिंग कैसे करवा सकता है, या क्रिकेटर किसी कॉलेज की ऐड कैसे कर सकता है जब वो खुद 10th फेल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ये इतना सोचते नहीं है और वो जो आर्ग्यूमेंट है कि हाँ मेरा फेवरेट क्रिकेटर ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, उसमें फंस जाता है। ओके, अगला है इक्विवोकेशन, जहां पे एक शब्द के कई मतलब होते हैं जिससे हम एक ऐसा आर्ग्यूमेंट गढ़ देते हैं उसी शब्द का यूज करके जिससे निष्कर्ष गलत निकल आता है, क्योंकि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट में उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं, मतलब एम्बिग्यूटी है या इक्विवोकेशन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैरी कॉम्स कोचेस से दैट शी हैज रियल गिफ्ट फॉर बॉक्सिंग। मैरी कॉम के कोचेस कहते हैं कि उसके पास बॉक्सिंग का गिफ्ट है। सो बिकॉज हर स्किल इज अ गिफ्ट शी डज नॉट डिजर्व एनी क्रेडिट फॉर इट। अब क्योंकि उसके पास गिफ्ट है तो उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो गिफ्ट के दो अलग अलग मतलब हैं।
यहाँ गिफ्ट का मतलब है टैलेंट, है ना, कि मैरी कॉम के पास बॉक्सिंग का टैलेंट है। और यहाँ गिफ्ट का मतलब है ऐसी चीज जो कोई फ्री में आपको दे देता है ना, कि बर्थडे है लो भाई गिफ्ट। तो गिफ्ट मतलब क्या, जो फ्री में बिना एफर्ट के मिल जाता है किसी स्पेशल ओकेशन पे, किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा। तो गिफ्ट के यहाँ पे दो अलग अलग मतलब हैं, और उन्हीं दो अलग अलग मतलबों को लेकर के एक गलत आर्गुमेंट बन रहा है, जिससे कि एक गलत निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि मैरी कॉम को तो भैया गिफ्ट मिला है बॉक्सिंग, तो अब क्योंकि भैया उसको गिफ्ट मिला है तो उसको कोई इसके लिए क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, उसकी कोई श्रेय उसको नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो गिफ्ट का अगर आप वो मतलब लेंगे कि हाँ तो फ्री में मिल जाता है, तो फिर ये आर्गुमेंट सही दिखेगा। बट यहाँ गिफ्ट का मतलब फ्री में मिलने वाला नहीं है, यहाँ गिफ्ट का मतलब है एक टैलेंट, एक मेहनत करके जो किसी के अंदर टैलेंट निकल के आता है ना। ओके, अगली फैलेसी है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट जैसे लिखा है कि फैलेसी दैट अकर्स व्हेन अ जनरल रूल इज अप्लाइड टू अ केस इन विच द रूल इज इनएप्लीकेबल। मतलब कि एक जनरल रूल है, मतलब कोई ऐसा आर्गुमेंट है जो जनरली ठीक होता है, बट ऐसी जगह उसको यूज कर दिया गया है जहां पे शायद एक्सेप्शनली अपवादवश वहां पे वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एलिफेंट्स लिव इन अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन। हाथी जो होते हैं वो ऐसे क्लाइमेट में पैदा होते हैं जहां हरियाली बहुत ज्यादा होती है। सो वी प्रोबेबली वुड नॉट सी एनी एट द शिकागो जू। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम शिकागो के जू में जाएंगे तो हमें वहां कोई हाथी नहीं दिखाई दे। क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इस बार मैंने बहुत हैवी एग्जांपल्स डाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें आए हैं, इसलिए मैंने डाले हैं ताकि आप उस लेवल के हिसाब से आपकी पढ़ाई हो पाए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो भाई क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि आपको वो जानवर उसी जगह पे देखने को मिलेगा जो उसकी जलवायु के लिए सही है। जैसे रेगिस्तान में आपको हाथी नहीं मिलेगा और घने जंगलों में आपको ऊंट नहीं मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन जो जू एक जगह होती है, चिड़ियाघर जो एक जगह होती है, उसके लिए नियम नहीं लगता है, क्योंकि चिड़ियाघर ऐसी जगह है जहां देश विदेश से अलग अलग जानवर ला करके रखे जाते हैं। तो अगर मान लो किसी सिटी में वेजिटेशन नहीं भी है, तब भी वहां के चिड़ियाघर में तो हाथी मिलेगा ना। तो ये जो नियम है कि जिस जगह की जलवायु हो वैसा जानवर होगा, ये जू के लिए नहीं लगता है। तो आप जू के लिए निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्यों है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी को चाकू से काटे तो वो एक अपराध है, इसलिए सर्जन को जेल में डाल देना चाहिए। तो बाकी लोगों के लिए तो ये बात सही है कि चाकू से नहीं काट सकता कोई किसी व्यक्ति को, लेकिन सर्जन काट सकता है, एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है। उसी तरीके से यहाँ पे जू के लिए या चिड़ियाघर के लिए अपवाद है कि वहां हर प्रकार के जानवर होंगे, जलवायु कैसी भी। ओके, अगला जो हमारी फैलेसी है वो है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब है किसी का ध्यान भटकाना, कुछ इमोशनली चार्ज्ड ऐसा बोलना कि लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए, और कोई चीज से ध्यान हटाना है किसी का, तो रेड हेरिंग का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे छोटे बच्चे मार्केट में ले जाते हैं तो वो रोते हैं कि मुझे खिलौने ले दो, मुझे टॉफी चॉकलेट ले दो, तो उनको रेड हेरिंग से उनका ध्यान भटकाया जाता है। देखो वो देखो कबूतर बैठा हुआ है, वो देखो क्या हो रहा है ना। तो उससे क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, अपनी जिद भूल जाते हैं, तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो ये रेड हेरिंग का प्रयोग भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो कुछ ऐसा कारनामा हो जाएगा कि लोग भूल जाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगेगी और उसमें लोग खुश हो जाएंगे। मतलब बीच बीच में जानबूझ के ऐसा होता रहता है, अगर आप थोड़ा नोटिस करो कि लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट होते रहे और उनका ध्यान जो है वो किसी मुद्दे से भटक जाए। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यू आस्क मी व्हाई द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन अगेन। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो बेरोजगारी है क्यों बढ़ गई है, बट आई विल टेल यू दैट व्हाट्स अफेक्टिंग दिस कंट्रीज मोरल इन इवन वर्स वेज। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेरोजगारी से ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा गया अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे ध्यान भटका करके अगर और बड़े मुद्दे सामने रख दिए जाएं तो वो एक रेड हेरिंग फैलेसी का एग्जाम्पल होगा। और इस ये जो तर्क मैंने दिया कि अरे आप अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ो, ये देखो ये कैसे हुआ, वो देखो वो कैसे हमने किया, तो उससे जनता का भी ध्यान भटक जाता है और जनता इस आर्गुमेंट को वैलिड मानती है, हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं।
है ना। तो लेकिन ये एक फैलेसी है। ओके, अगला टॉपिक है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन का मतलब होता है कि जब आप किसी के प्रश्न को वीक कर देते हैं, आप किसी के कोई यदि व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न को मोड़ देते हैं अपने हिसाब से और एक सरल आंसर जो आप दे सकते हैं वो आप दे देते हैं, है ना। किसी आर्गुमेंट को मिस कैरेक्टराइज करना, उसको वीक कर देना। यू से यू वांट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, व्हाट डू यू वांट टू फ्री ऑल द क्रिमिनल्स। यानी कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारे क्रिमिनल को फ्री ही करना चाहते हैं। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने मान लो क्वेश्चन करा रिफॉर्म के ऊपर, बदलने के ऊपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, तो उसको क्या बोला गया कि इसका मतलब तो यही है ना कि आप क्रिमिनल्स को, मतलब गलत मतलब ले लेना किसी चीज का। कोई प्रश्न आपसे पूछे और आप उसमें गलत मतलब निकाल करके उसको बोल देना या उसका आंसर दे देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि मार्केट जा करके कुछ सामान ले और आप पबजी खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, और आप नहीं उठे, तो आपको डांट पड़ी कि भाई तुम बहुत आलसी हो गए हो और जो काम बोला जाता है वो करते नहीं हो। और आप तुरंत जो है, जो आपको बात बोली गई, आप उसको तुरंत वीक बना दें, अपने हिसाब से ढाल दें और उसमें एक वर्ड पकड़ लें आलसी, और बोले आलसी किसको बोला, सुबह 4 बजे उठ के 10 किलोमीटर रनिंग कौन करता है, उस दिन वो काम किसने किया था, तो आलसी मत बोलना। लेकिन यहाँ पे आलसी को पकड़ने वाली बात नहीं थी, उसमें बात ये हो रही थी कि आप उस समय गेम छोड़ करके काम आपने क्यों नहीं किया, है ना। लेकिन आपने क्या करा, उस आर्ग्यूमेंट को वीक करा या उस प्रश्न को आपने बहुत कमजोर कर दिया। कैसे कर दिया, आपने वो बात पकड़ी जिसका आप आंसर दे सकते थे, आपने आलसी शब्द पकड़ा और उस पर आपने बहुत सारी बातें कर दी, है ना। तो ये हो गया हमारी स्ट्रॉमैन फैलेसी। अगली फैलेसी है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स का मतलब होता है कि जब आप तर्क की जगह बल प्रयोग से अपना जवाब देने की कोशिश, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बल प्रयोग करके जब उसका जवाब देते हैं, है ना, अपने अथॉरिटी का वहां यूज करते हैं, तो उसको हम अपील टू फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बॉस से कहें कि भाई मुझसे आप ओवर टाइम क्यों कराते हैं, मैं नहीं करूंगा ओवर टाइम, ये तो गलत है, और अगले दिन आपकी नौकरी चली जाए। तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन तो सही था, बॉस को आइडियली आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बल प्रयोग करा और इससे आपको जवाब मिल गया, और आपके दोस्तों ने भी कहा मिल गया जवाब, ज्यादा नेता बन रहे थे ना। तो इसको हम कहते हैं अपील टू फोर्स, है ना, बल प्रयोग करके किसी को जो है जवाब देना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मेलविन पूछ रहा है कि बॉस मुझे इतना काम वीकेंड में क्यों करना पड़ता है, बॉस कहता है कि मैं एक नया एम्प्लॉय, लगता है जल्दी ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है कि भाई अगर तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। वही यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के साथ भी होता है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते, नहीं तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। हर जगह यही होता है, जब शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है और आपको सीधा जवाब, तर्क युक्त जवाब ना देके बल प्रयोग का जवाब जब दिया जाता है, तो वो अपील टू फोर्स या आर्गुमेंटम एड बैकुलम होता है। अगली फैलेसी है अपील टू पिटी। अपील टू पिटी बिल्कुल उल्टा है। जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपील टू फोर्स का यूज करता है, लेकिन जो ताकतवर व्यक्ति नहीं है, बहुत कमजोर आदमी है, वो ठीक इसका उल्टा अपील टू पिटी का यूज करता है। दया की भावना आप में जगाता है, आपसे अपनी बात मनवाने के लिए, उसकी बात वैलिड हो, वाजिब हो, नहीं हो, लेकिन वो दया का यूज करता है, हथियार यूज करता है आपसे अपनी बात मनवाने के लिए। हमें भी लगता है नहीं यार बेचारा इतना दुखी है, पर चलो यार ठीक है, बात मान लेते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम, मिजरी दिखाना, अपनी दयनीय स्थिति दिखाना, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे प्लीज इस पेपर में पास कर दो प्रोफेसर साहब, क्योंकि मेरी दादी माँ रिसेंटली उनका देहांत हो गया। तो भाई दादी माँ का देहांत हो गया है, तुम दयनीय स्थिति में हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें पास कर देंगे। पास करना एक अलग चीज है और आपके जो पर्सनल लाइफ में दुख आ रहे हैं वो आप अलग चीज है। उन दुखों को देख करके हम आपको कुछ अच्छा कर दें आपके साथ, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो दिस इज कॉल्ड अपील टू पिटी, कि प्लीज प्लीज मदद कर दो भाई, मेरी ये हालत हो गई, वो हालत हो गई। हमें भी कभी कभी लगता है ठीक है भाई रो रहा है, चलो यार इसकी मदद कर देते हैं, बट मदद करते ही या पैसे वगैरह से देते ही अगले दिन से वो व्यक्ति गायब हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फंस गए किसमें, एक गलत तर्क में, हमने अपील टू पिटी पे ज्यादा
यकीन कर लिया, जबकि अपील टू पीटी एक फैलेसी होती है ना। ओके, तो गाइस आई होप आपको सारी फैलेसी समझ में आ गई, एक एक लाइन में समझनी है, कुछ बहुत ज्यादा इस पर लंबा डिस्कशन नहीं करना है। जैसा आपको पता है मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, और इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आराम से कर ले जाएंगे इनफॉर्मल फैलेसी के, है ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है और सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज indispensable to economic progress because economic progress can only be achieved by means of political stability। अब देखो ध्यान समझो क्या कह रहा है। अब ये जो चीजें हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं और आपको बहुत अच्छे से मीनिंग समझना पड़ेगा, तभी आप फैलेसी भी निकाल पाएंगे। कह रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, मतलब पॉलिटिक्स में राजनीतिक तरीके से जो स्टेबिलिटी है ना, वो इंडिस्पेंसिबल है, डिपेंड करती है किस पे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे। जितना इकोनॉमी अच्छी होगी उतनी पॉलिटिकल भी चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है तभी अचीव की जा सकती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो अभी आप समझ पा रहे हो, प्रीमाइस में जो है वही कंक्लूजन में है ना। जो प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में है, कुछ नया नहीं निकल के आ रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रीमाइस इक्वल्स टू कंक्लूजन, जो प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में है, इसलिए बेगिंग द क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला देखो, टू सॉल्व आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स वी हैव टू पुट मोर मनी इनटू प्रोडक्शन ऑफ बाईसाइकिल। अगर हमको अपने ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सही करना है तो हमको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा बाईसाइकिल्स का उत्पादन करने में, खूब सारी साइकिल बनानी पड़ेगी। द सीईओ ऑफ एबीसीडी कंपनी लिमिटेड सेज सो। एक सीईओ है किसी बड़ी कंपनी का, वो ऐसा कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्गुमेंट। तो कौन सी फैलेसी जो है इस आर्गुमेंट में है? स्लिपरी स्लोप है, इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, एड होमिनम है, या हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई बात कह रहा है इसलिए वो बात सही है, इस बात को ध्यान रखना। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर किसी बात को कह रहा है और इसीलिए बात सही है, तो वहां पे अथॉरिटी है, अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, है ना, हमेशा। तो कोई सीईओ है किसी कंपनी का, वो उसका ऐसा कहना है तो इसीलिए बात सही होगी कि हाँ भाई ये फिर करना पड़ेगा, है ना। किसी के कहने से कोई बात सही नहीं होती, पीछे एक सॉलिड लॉजिक भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीपल हु लैक humility have no sense of beauty because everyone who has a sense of beauty also has humility। ओके, तो लिखा है कि जो लोगों में विनम्रता नहीं होती उनमें सुंदरता की भावना नहीं होती, क्योंकि जिसमें सुंदरता की भावना नहीं होती उसमें विनम्रता भी नहीं। अगेन आप देख रहे हो थोड़ा सर्कुलर टाइप का है ना। तो जो पेटिशियो प्रिंसिपी सर्कुलर आर्गुमेंट भी कह सकते हो, बेगिंग द क्वेश्चन, यहाँ पे प्रीमाइस इक्वल्स टू कंक्लूजन है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो पूरी एक लाइन दी होती है, और जब तक आपको बेस से उस फैलेसी का मतलब नहीं पता होगा आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं आती है कि हाँ भाई इनफॉर्मल फैलेसी कितने प्रकार की होती हैं, उसमें कोई ऑप्शन टिक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे के पूरे आपको नए टाइप के इंडियन लॉजिक में मैं आपको बोलता हूँ सारे एग्जाम्पल जो है नोट्स वाले ही आते हैं, पुराने ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे नए आते हैं हर बार। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपीट होगा आपके ऊपर, ये बहुत कम चांसेस है, हो भी सकता है, चांसेस कम है, नया ही कुछ बन करके आएगा, लेकिन आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि किस फैलेसी का क्या मतलब होता है। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा पेपर 1 पे डिस्काउंट चल रहा है जो 2 मार्च को खत्म हो जाएगा, और इस डिस्काउंट में आपको 2900 के अंदर जो है सारे के सारे सेक्शंस जो है पेपर 1 के मिलेंगे। रिकॉर्डेड टू द पॉइंट क्लासेस होगी, जैसे कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप उठा करके 15 से 20 मिनट में एक एक लेक्चर को निपटाते हुए आगे बढ़ सकते हो। कोई लाइव क्लास का यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि समय निकाल के आओगे और फिर मैं 2 घंटे तक स्क्रीन देखूंगा और आपके कमेंट पढ़ूंगा और पानी पीऊंगा। बहुत ही जल्दी और स्मूथ तरीके से आपकी यहाँ पे पढ़ाई होगी, और जितने बच्चों ने लिया है वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इस कोर्स की। आपने भी हो सकता है, अगर आपके किसी दोस्त ने लिया हो तो वो आपको जरूर बता रहा होगा इस कोर्स के बारे में। तो इस समय 2 मार्च तक ये ऑफर है, और जो भी जानकारी है, जो फ्री डेमो है, वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। प्लीज केवल चैट करिए, क्योंकि
चैट के माध्यम से ही आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। लिंक वगैरह, डेमो वगैरह चैट से ही शेयर होते हैं, तो पहले फोन पे बात करो फिर चैट पे बात करो, तो डायरेक्ट जो है सारी की सारी जानकारी आपको चैट पे दे दी जाती है। बाकी डेमो वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, जरूर से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें अगर आप सुपर कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, लाइक 2900 तक आपको फुल फ्लेजेड पेपरों का कोर्स मिल जाएगा। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना है। और सब्सक्राइब कर लो भाई यूट्यूब चैनल को फ्री क्लासेस के लिए, और टेलीग्राम चैनल को फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जरूर से ज्वाइन कर लो अगर आप कोई एक कोर्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश है आप सबको एजुकेशन देना, चाहे फ्री में चाहे पेड में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बट फ्री में भी आपको वो सारी चीजें मिलती हैं यकीन मानो जो आपको दूसरी जगह पेड में दी जाती हैं। तो मेरा जो फ्री है वो दूसरों के पेड से भी बहुत ज्यादा 10 कदम आगे है ना। तो जरूर से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।